हेलो एवरीवन। स्वागत आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम हमारे जो इतिहास की सीरीज शुरू कर रखी थी उसमें हम आधुनिक भारत को पढ़ रहे थे। आधुनिक भारत में हमने जो यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा पुर्तगालियों को, उसके बाद डचों को, उसके बाद अंग्रेज़ों को। आज हम पढ़ने वाले हैं डेनिसों व फ्रांसीसियों का भारत आगमन। इसके बाद जो है यूरोपीय कंपनियों के भारत में आने की जो सीरीज़ थी वो ख़त्म हो जाएगी और इसमें से जो है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अंग्रेज़ रहते हैं। लेकिन जो है सबसे अंत में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध होते हैं। कर्नाटक की 3 युद्ध होती हैं, जिसके बाद जो है अंग्रेज़ यहाँ पर परमानेंट रूप से रह जाते और फ्रांसीसी इस युद्ध से हारने के बाद भारत से धीरे धीरे जाना शुरू हो जाते हैं। तो आज हम इस क्लास में फ्रांसीसियों का भारत आगमन के बारे में पढ़ेंगे। डेनिस जो है वो एक कंपनी भारत में आई, लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं रही, इसलिए इसके बारे में हम थोड़ा ही पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पहली स्लाइड है कि अंग्रेज़ों के बाद डेनमार्क की डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, की डेनमार्क से आई थी। अंग्रेज़ों के बाद में जो कंपनी भारत में आती है वो डेनिस कंपनी थी और यह डेनमार्क की थी, इसलिए इसको डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता है। यह कब भारत में आई? ये 1616 ईस्वी में भारत आई अंग्रेज़ों के बाद। नेक्स्ट है कि डेनिसों ने 1620 ईस्वी में ट्रैंकोबार जो कि तमिलनाडु में है तथा 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर जो कि बंगाल में है अपनी फैक्ट्रियां या व्यापारिक कोठियां स्थापित की। तो डेनिसों के बारे में हमें इतना याद रखना है कि डेनिस कंपनी जो थी वो कब भारत आई? तो 1616 ईस्वी में। किसके बाद भारत आई? तो अंग्रेज़ों के बाद। नेक्स्ट हमें याद रखना है कि डेनिसों ने भारत में कोठियाँ कहाँ कहाँ स्थापित की। तो सबसे पहले तो उन्होंने की ट्रैंकोबार तमिलनाडु में, दूसरी इन्होंने की थी श्रीरामपुर बंगाल में। एक पहली कोठी इन्होंने 1620 में और दूसरी कोठी जो अपनी थी या दफ्तर था, कारखाना बोल दो, फैक्ट्रियाँ बोल दो, ये इन्होंने स्थापित की थी 1676 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि श्रीरामपुर जो था वो डेनमार्क की कंपनी मतलब कि डेनिस कंपनी का प्रमुख केंद्र था। याद रखना है श्रीरामपुर जो कि बंगाल में स्थित है, यह डेनमार्क की कंपनी का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट है यह कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही और 1845 तक अपनी सारी फैक्ट्रियां जो है अंग्रेज़ों को बेचकर भारत से चली गई। तो डेनिसों के बारे में हम इतना ही पढ़ते हैं कि यह कंपनी कब भारत में आई, इसने कहाँ पर अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की और डेनमार्क की कंपनी का प्रमुख केंद्र कौन सा स्थल था या कौन सा फैक्ट्री दफ्तर था उनका, और जो है डेनिसों ने अपनी कंपनी को अंग्रेज़ों को कब सौंपा या बेचा और उसके बाद डेनिस जो है भारत से चले गए थे। तो 1845 के बाद डेनिसों का जिक्र भारत में नहीं आता, क्योंकि 1845 में ये अपनी सभी फैक्ट्रियाँ और जो कारखाने थे वो अंग्रेज़ों को बेचकर भारत छोड़कर चले गए थे। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेनिसों के बाद फ्रांसीसियों के बारे में, कि जो फ्रांसीसी भारत में आए थे उनके बारे में। देखिए लिख रखा है कि यूरोपीय कंपनियों में, कि जो यूरोप की कंपनियां भारत में आ रही थी, जिसमें सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद में जो है डच आए, उसके बाद में अंग्रेज आए, उसके बाद डेनिस आए और सबसे अंत में कौन आती है? फ्रांस की कंपनी जो है भारत में आती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट कौन था? लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिसे कंपनी फ्रिंकेस देस इंडेस ओरिएंटलस कहा गया। इसका नाम है कंपनी का पूरा, ही थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इस कंपनी का नाम ऐसा ही था। तो हमें क्या याद रखना है कि यूरोप की कंपनी जो भारत में आ रही थी व्यापार करने के लिए, उनमें सबसे अंत में फ्रांस की कंपनी आती है। और फ्रांस की कंपनी की स्थापना कैसे हुई ये बताया गया है कि 1664 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई 14वां था और उसका एक मंत्री था जिसका क्या नाम था? कोलबर्ट।
कोलबर्ट ने इस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। भारत भेजने के लिए इस कंपनी को बनाया, जिसमें कि इस कंपनी को भारत से व्यापार करने की परमिशन दी गई, लेकिन इसका जो पूरा नाम है इस कंपनी का वो था कंपनी फ्रेंकेस देस इंडेस ओरिएंटलस। इस कंपनी का पूरा नाम था, लेकिन इसको शॉर्ट में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, बस आपको इतना याद रखना है कि 1664 में ये कंपनी भारत आती है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो कोलबर्ट ने की थी। कोलबर्ट कौन था? तो उस समय का जो तत्कालीन फ्रांस का सम्राट था लुई 14वां, उसका मंत्री था कोलबर्ट। नेक्स्ट हमारा है कि फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण किसने किया? फ्रांस सरकार द्वारा किया गया, तथा इसका सारा खर्च जो है सरकार ही उठाती थी, इसीलिए इसे सरकारी व्यापारिक कंपनी भी कहा जाता था। यह कंपनी पूरी तरह सरकार द्वारा संरक्षित मतलब दी गई आर्थिक सहायता पर निर्भर थी। तो जो पीछे जो अंग्रेजों की हमने कंपनी पढ़ी वो एक प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन जो फ्रांसीसी कंपनी बन भारत में आती है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पूरी तरह से सरकार के अंडर में बनी हुई या फिर सरकार द्वारा भेजी गई कंपनी थी, जिस पर सरकार का पूरा कंट्रोल था। सरकार ही इनको काम करने के लिए या व्यापार करने के लिए पैसे देती थी, इसलिए बोला गया है कि यह सरकार द्वारा ही पूरी तरह चलती थी, इसीलिए इस कंपनी को सरकारी व्यापारिक कंपनी भी कहा जाता है। हमें याद रखना है, पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कौन सी ऐसी यूरोपीय कंपनी में ऐसी कौन सी कंपनी थी जो कि सरकारी कंपनी थी। तो सरकारी कंपनी कौन सी थी? फ्रांसीसी कंपनी जो थी वो एक सरकारी कंपनी थी, जबकि अंग्रेजों की जो कंपनी आई थी वो प्राइवेट कंपनी थी। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट कि 1668 ईस्वी में फ्रैंकोइस कैरो, नाम याद रखिएगा, फ्रैंकोइस कैरो द्वारा सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री या फिर कारखाना की स्थापना की गई। कब की गई? पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसी कंपनी द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री या कारखाना कहाँ लगाया गया? तो सूरत में लगाया गया। किसने लगाया था? तो फ्रैंकोइस कैरो ने लगाया था, जो कि फ्रांसीसियों का एक मतलब फ्रांसीसी कंपनी का जो है एक मैनेजर था। कब लगाया? 1668 ईस्वी में। शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी कब और कहाँ लगाई? तो सूरत में लगाई और 1668 ईस्वी में लगाई इन्होंने। नेक्स्ट कि 1669 में गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति लेकर मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना की गई। पहली सूरत में लगाते हैं और दूसरी जो फैक्ट्री है वो अपनी मसूलीपट्टनम में लगाते हैं। पहली 1668 ईस्वी में लगाई, जो दूसरी थी वो 1669 ईस्वी में इन्होंने लगाई। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन ने वल्लीकोंडापुरम के सूबेदार शेर खान लोधी से कुछ गांव प्राप्त किए और 1674 ईस्वी में पांडिचेरी नामक एक बस्ती बसाई। पांडिचेरी की स्थापना किसने की? पूछा जा सकता है। तो ये फ्रांसीसियों द्वारा की गई थी। पांडिचेरी की स्थापना किसने की? फ्रांसीसियों ने। कब की गई? 1674 ईस्वी में। तो 1673 ईस्वी में जो था एक फ्रांसीसियों का व्यापारी था फ्रैंको मार्टिन, उसने वल्लीकोंडापुरम जो जगह है वहाँ के सूबेदार शेर खान लोधी से कुछ गांव प्राप्त किए और इन सभी गांवों को मिलाकर जो है पांडिचेरी नामक एक बस्ती की स्थापना की और फ्रेंच व्यापारियों ने इस पांडिचेरी को अपने व्यापार का प्रमुख केंद्र बना लिया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर बना, क्योंकि इसने पांडिचेरी की स्थापना की थी, इसीलिए जो है इसको गवर्नर बनाया गया। प्रथम गवर्नर कौन बनता है पांडिचेरी का? तो वो फ्रैंको मार्टिन था। ये आपको याद रखना है, क्योंकि पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसीसियों ने की थी, इसीलिए जो है फ्रांसीसियों के द्वारा ही पांडिचेरी की स्थापना की गई और फ्रैंको मार्टिन नाम के एक फ्रांसीसी व्यापारी को यहाँ का प्रथम गवर्नर चुना गया। 1673 में बंगाल के नवाब कौन था? शाइस्ता खान ने
फ्रांसीसियों को एक जगह किराए पर दी जहां फ्रांसीसियों ने चंद्रगिरी नामक बस्ती बसाई। एक बस्ती और बसाते हैं ये, जिसका क्या नाम था, चंद्रगिरी। पहले इन्होंने पांडिचेरी को बसाया, उसके बाद इन्होंने चंद्रगिरी को बसाया। चंद्रनगर की बस्ती को गुस्टावुस फोर्ट भी कहा जाता है, ये एक अन्य नाम है। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि गुस्टावुस फोर्ट किसका अन्य नाम है, तो ये आपको याद रखना है किसका नाम है। ये आपका चंद्रनगर जो है बस्ती उसका नाम है। और चंद्रनगर को किसने बसाया था, तो फ्रांसीसियों ने बसाया था। कब बसाया, 1673 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका है 1701 में पांडिचेरी। 1701 ईस्वी की बात हो रही है, जब भारत में किसका शासन था, भारत में मुगल शासक औरंगजेब का शासन था। क्योंकि औरंगजेब ने 1707 तक शासन किया, तो 1701 में पांडिचेरी जो थी वो पूर्व की साइड, पूर्व दिशा में, मतलब पूर्व की साइड में फ्रेंच बस्तियों का मुख्यालय बना। पांडिचेरी 1701 ईस्वी में पूर्व में फ्रेंच बस्तियों का मुख्यालय बना, मतलब कि यहीं से जो फ्रेंच व्यापारी थे वो अपने पूरे व्यापार पर कंट्रोल रखते थे और अपना ऑफिस यहीं पर इन्होंने बना रखा था। फ्रांसिस मार्टिन को भारत में कंपनी का महानिदेशक बनाया गया, कि कंपनी का जो मेन हेड था, संभालने वाला पूरे डिपार्टमेंट का, HOD मान लो आप, पूरे डिपार्टमेंट का हेड किसको बनाया गया, तो वो फ्रांसिस मार्टिन को बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि पांडिचेरी में फोर्ट लुई का निर्माण किया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है कि फोर्ट लुई जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो पांडिचेरी में है। किसने स्थापित करवाया इसकी, तो फ्रांसीसियों ने फोर्ट लुई का निर्माण करवाया था पांडिचेरी में। नेक्स्ट है पांडिचेरी को 1693 ईस्वी में डचों ने जीत लिया था, लेकिन 1697 ईस्वी में रिजविक की संधि द्वारा यह फ्रांसीसियों को लौटा दिया गया था। कि जो है इसकी स्थापना तो डचों फ्रांसीसियों ने पहले ही कर ली थी 1674 ईस्वी में, लेकिन इन्होंने अपना इसको मेन ऑफिस, मेन हेड कब बनाया था, 1701 में। लेकिन हम बात करें 1693 ईस्वी में, कि 1693 ईस्वी में जो डच कंपनी थी उन्होंने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से जीत लिया था, छीन लिया था। लेकिन 4 साल बाद जो है 1697 ईस्वी में एक संधि होती है, कौन सी, रिजविक की संधि, डचों के बीच और फ्रांसीसियों के बीच, जिसके द्वारा जो है पांडिचेरी वापस फ्रांसीसियों को लौटा दिया जाता है, फ्रांसीसियों के पास वापस आ जाता है। तो हमें याद रखना है, ऐसे पूछा जाता है कि रिजविक की संधि किन के बीच हुई, तो किसके बीच हुई थी, ये फ्रांसीसियों और डचों के बीच हुई थी। किस मुद्दे को लेकर हुई थी, तो ये पांडिचेरी को लेकर हुई थी। और इसी रिजविक की संधि के द्वारा फ्रांसीसियों को पांडिचेरी वापस मिला था। नेक्स्ट हमारा है कि फ्रांसीसियों द्वारा 1721 में मॉरिशस, याद रखना है 1721 में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस को जीता। 1725 ईस्वी में इन्होंने मालाबार में स्थित माहे को जीता, और 1739 में इन्होंने करिकाल को जीता। ये कई बार आपको मिलान के लिए दे देते हैं, एक साइड में आपको डेट दे देंगे, तारीख दे देंगे, और दूसरी साइड में आपको जगह का नाम दे देंगे कि किस सन में फ्रांसीसियों ने किस पर कब्जा किया था। तो हमें याद रखना है, सबसे पहले 1721 में मॉरिशस को जीता जाता है। 1725 में मालाबार में माहे एक जगह है, उसको जीत लिया फ्रांसीसियों ने, उस पर कब्जा कर लिया अपना। और 1739 में जो है इन्होंने करिकाल पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट आपका है कि शुरुआत में फ्रेंच कंपनी की स्थापना व्यापारिक उद्देश्यों के लिए की गई, कि जो सबसे पहले जो फ्रेंच कंपनी भारत में आई थी तो इसका उद्देश्य क्या था, व्यापार करने का ही था। क्योंकि यही उद्देश्य लेकर अंग्रेज भारत में आए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए, भारत की राजनीति को इन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और यही उद्देश्य लेकर फ्रांस की जो है फ्रेंच कंपनी आती है। इसकी शुरुआत बताइए कि शुरुआत में इसका उद्देश्य था सिर्फ व्यापार करना, किंतु डुप्ले
ये आपको नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डुप्ले नाम का एक गवर्नर आता है। उसके बाद फ्रेंच जो कंपनी थी वो भारतीय राजनीति में सक्रिय हो गई। इन्होंने भारत की राजनीति में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। किसके बाद? डुप्ले नाम का जो गवर्नर था उसके आने के बाद, क्योंकि डुप्ले जो था ये काफ़ी चतुर आदमी था और इसे लगा कि हम भारत की राजनीति को कंट्रोल कर सकते हैं, भारत की राजनीति में हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, क्योंकि इनको यहाँ भारत की राजनीति से फ़ायदा हो रहा था, इनका व्यापार बढ़ रहा था। इसीलिए डुप्ले ने जो है भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया, जिसके कारण जब राजनीति में उस साइड से तो अंग्रेज हस्तक्षेप कर रहे हैं, इस साइड से फ्रांसीसी हस्तक्षेप कर रहे हैं, अंग्रेज भारत की राजनीति में भाग लेने की कोशिश कर रहे हैं, भारत पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कारण जो है दोनों के बीच में टकराव होना तो आम था। इसीलिए जो है अंग्रेज़ों के बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में जो है युद्ध होता है, इसी बात को लेकर कि अंग्रेज़ तो अपना प्रभाव जमाना चाहते थे भारत में और फ्रांसीसी जो थे वो अपना प्रभाव जमाना चाहते थे। इसीलिए जो इन दोनों के बीच युद्ध होता है, जिसे कि कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कर्नाटक युद्ध किन के बीच हुआ? तो अंग्रेज़ों व फ्रांसीसियों के बीच हुआ। कि कोरोमंडल तट पर स्थित कर्नाटक के लिए अंग्रेज़ों व फ्रांसीसियों में 20 वर्षों तक युद्ध हुए थे। कोरोमंडल पर तट पर स्थित है कौन? कर्नाटक। कर्नाटक के लिए जो है अंग्रेज़ों में और फ्रांसीसियों में जो है 20 वर्षों तक युद्ध हुए। कितने? 3 युद्ध होते हैं, इनमें जो है कर्नाटक युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। उस समय कर्नाटक की राजधानी कौन सी थी? अकार्ट। ये आपको याद रखना है कि जब अंग्रेज और फ्रांसीसी कर्नाटक के लिए युद्ध लड़ रहे थे या कर्नाटक के लिए युद्ध कर रहे थे, तो उस समय फ्रांसीसियों की राजधानी कौन सी थी? अकार्ट थी। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि सादतुल्ला खान कर्नाटक का स्वतंत्र शासक था। कि जब अंग्रेज और फ्रांसीसी कर्नाटक में युद्ध कर रहे थे तो उस समय कर्नाटक का शासक कौन था? तो सादतुल्ला खान था। ये आपको याद रखना है कि कर्नाटक का शासक कौन था? सादतुल्ला खान था। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो है कर्नाटक के 3 युद्धों को पढ़ेंगे बारी बारी से, कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध, और इसके पीछे की थोड़ी पृष्ठभूमि देखेंगे, इसके तात्कालिक कारण देखेंगे और इसमें किसकी जीत होती है, किन संधियों के द्वारा ये युद्ध खत्म होते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल से हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। इसमें हमें ज़्यादा याद रखने वाली बात नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि डेनिस भारत में आए, कब आए और कहाँ कहाँ इन्होंने फैक्ट्रियों की स्थापना की और कब जो है डेनिस भारत से चले गए। नेक्स्ट हमें याद रखना है कि फ्रांस की कंपनी जो है सबसे अंत में भारत आती है और फ्रांस की कंपनी की स्थापना किसने की, इसका पूरा नाम क्या था। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो फ्रांस की फ्रेंच कंपनी भारत आई थी, ये पूरी तरह से एक सरकारी कंपनी थी, जो कि सरकार की आर्थिक सहायता पर निर्भर थी या सरकार के पैसे से चलती थी। फिर इसमें ये याद रखना है कि फ्रांसीसी कंपनी या फ्रेंचों ने अपनी फैक्ट्रियां, सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? सूरत में। कब? 1668 ईस्वी में। दूसरी फैक्ट्री कहाँ पर लगाई? तो मसूलीपट्टनम में। कब? 1669 ईस्वी में या 1669 में। दोनों, पहली सूरत, उसके बाद मसूलीपट्टनम। पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब की? 1674 में। और फ्रांसीसियों ने चंदर नगर या चंद्रगिरी नाम की बस्ती कब स्थापित की? 1673 में। याद रखिएगा, 1673 में चंदर नगर, 1674 दोनों की एक जगह इन्होंने स्थापना की। नेक्स्ट हमारा है कि पांडिचेरी फ्रेंच बस्तियों का या फ्रांसीसी कंपनी का मुख्यालय कब बनता है? 1701 में। और जो है नेक्स्ट है कि फोर्ट लुई नाम का जो किला है वो कहाँ पर है? वो पांडिचेरी में है। और पांडिचेरी को डचों ने छीन लिया था फ्रांसीसियों से, लेकिन फ्रांसीसियों ने वापस पांडिचेरी को किस संधि के द्वारा प्राप्त किया था? तो वो रिजविक की संधि के द्वारा प्राप्त किया था। और रिजविक की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1697 ईस्वी में। और फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस को पर अधिकार किया। 1775 में मालाबार में स्थित माहे नाम की एक जगह, वहाँ पर अधिकार किया। और 1739 में इन्होंने करिकाल को भी जीत लिया था।
और जो है शुरुआत में जो है फ्रेंच कंपनी का क्या उद्देश्य लेकर आई थी भारत में कि हमें सिर्फ व्यापार करना है और मुनाफा कमाना है। लेकिन धीरे धीरे जो है इन्होंने अंग्रेज़ों को देखा कि अंग्रेज़ भारत की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं, भारत के लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं और यहाँ पर अपने पैर जमा रहे हैं। तो ये लालच फ्रांसीसियों के मन में भी आ गया और एक फ्रांसीसी गवर्नर आता है जिसका नाम था डुप्ले। डुप्ले के आने के बाद जो है फ्रेंच की कंपनी ने भी भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिससे अंग्रेज़ों में और फ्रांसीसियों में टकराव हो गया। उसके बाद जो है टकराव होने के बाद जो है अंग्रेज़ों में और फ्रांसीसियों में 3 युद्ध होते हैं, जिसको कि कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये 20 वर्षों तक लड़े जाते हैं अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध। और कर्नाटक युद्ध जब हो रहे थे उस समय कर्नाटक का शासक कौन था? तो सादतुल्ला खान था। याद रखिएगा कौन था? सादतुल्ला खान। और कर्नाटक की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी अकार्ट। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। जितने फ्रांसीसियों के बारे में फैक्ट थे मैंने सारे फैक्ट इसमें डाले हैं। इम्पोर्टेंट है, सभी आपको याद रखने, इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना, कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है। सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करने। इससे पढ़ने के बाद जो है आपका फ्रांसीसियों के टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब हम डिटेल में हमारे कर्नाटक युद्ध को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध किन कारणों से होता है, कैसे होता है और किस संधि के कारण जो है यह युद्ध समाप्त हुआ था। और इसमें जो है किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, हार के कारण क्या थे, जीत के कारण क्या थे, इन सभी को जो है हम डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।